तो ये टिटिकाका झील तक बता दिया था, इसी को वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हनीमून लेक। अगर उसके आगे बताता हूँ, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व अफवाह से मतलब बहाव के दृष्टि से, और वैसे चौड़ी नदी भी बोलते हैं इसको सबसे। ये है कौन सी, अमेजन नदी। अमेजन नदी के पास ही अमेजन जंगल है जो पूरा, वो अमेजन नदी के आसपास ही है। और ये जो अमेजन नदी है मेनली कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील के अंदर। ब्राज़ील बता देता हूँ कहाँ पे, ये है ब्राज़ील। यहाँ पर कहीं पे से अमेजन नदी निकलती है और पूरा अमेजन जंगल इधर ही इसी एरिया में है पूरा। ठीक है, ये सबसे घनिष्ठ जंगल है पूरे उसका। और इसको शायद विश्व का श्वास, श्वास से संबंधित कुछ बोलते हैं, शायद श्वास का कुछ ऐसे बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ये हो गया। इसके बाद हो गया वेनेजुएला में एक कैरो नदी है, उस पर स्थित एक झरना है एंजिल। एंजिल झरना जो ऊपर से नीचे को गिरता है ना, उसको बोलते हैं झरना। तो वो है, ये क्या है, एंजिल जो झरना है, ये विश्व का सबसे बड़ा झरना है। ये याद रखना, किस नदी पे, कैरो नदी पे। और कहाँ है, वेनेजुएला के अंदर। वेनेजुएला बता देता हूँ, वेनेजुएला है तेरा, वेनेजुएला, वेनेजुएला, ये रहा वेनेजुएला, इधर है। इस यहाँ पे कैरो नदी पे एंजिल नामक झरना है, जो विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है विश्व में। ऐसे ही एक इंडिया में झरना है, वो यहाँ है कर्नाटका में कहीं पे है। वो है, उसका नाम है जोग गोरसप्पा। जोग गोरसप्पा, हाँ जोग गोरसप्पा, या महात्मा गांधी सेतु भी बोलते हैं उसको। वो है शरावती नदी पे, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके अलावा फिर, इसके अलावा ये हो गया। उसके बाद देखिए ओजस डेल सलिडो, चिली अर्जेंटीना की सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, ओजस डेल सलिडो, एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। बताता हूँ, ये है चिली और ये है अर्जेंटीना। ये चिली, ये अर्जेंटीना, ये चिली हो गया, ये अर्जेंटीना। इसकी जो सीमा है ये वाली, यहाँ पर है एक ओजस डोल सेलेडो, वो ज्वालामुखी, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। और जो ये है, ये पर्वतमाला है एंडीज। एंडीज है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। लंबी, देख लंबाई में लंबी, इसको बोल लंबाई, लंबाई में सबसे ज़्यादा है एंडीज। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है जो है भारत का ये हिमालय, हिमालय पर्वतमाला। यहाँ ऊंची ऊंची चोटियाँ है, ये सबसे ऊंची 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 पर्वतमाला है ना। और ये सबसे वैसी पर्वतमाला है। और एक और चीज़, और ये जो बोलाविया है ना, बोलाविया, ये भी एंडीज पर्वतमाला के ऊपर बसा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, विश्व की, इसकी जो राजधानी है ना बोलावा की, लापाज, लापाज इसकी राजधानी। तो ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। अब मैं बताता हूँ क्या है। देख, ये सबसे ऊंचाई पे बसा हुआ शहर है, तो इसकी राजधानी ऑटोमेटिक सबसे ऊंची हो गई विश्व में। अब इससे भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ कहाँ हैं, हिमालय के ऊपर है। हिमालय ये 3,000 या 4,000 मीटर पे हिमालय के, यहाँ तो 8 हज़ार तक पहाड़ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहाँ कोई राज्य नहीं बसा हुआ, ठीक है, वहाँ कोई राज्य नहीं है, इसलिए उनकी राजधानी उतनी ऊंची ऊंची बसी हुई भी नहीं है। सब जो राज्य हैं वो नीचे नीचे के एरिया में बसे पड़े हैं। हिमालय तो 6-8 हज़ार तक है। बद्रीनाथ कितना ऊंचा है, लेकिन बद्रीनाथ राजधानी नहीं है, केदारनाथ राजधानी नहीं है, गंगोत्री, यमुनोत्री या ये नंदा देवी कोई राजधानी नहीं है। ये राजधानी इसलिए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। ये होगी विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, ठीक है। अब ये क्या है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में घास के मैदान को मैंने तेरे को बताया था पंपास कहते हैं। और पंपास को क्या बोलते हैं, अर्जेंटीना का हृदय। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पंपास, ठीक है। अर्जेंटीना कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के अंदर। इसके बाद आ जाती सीधा यहाँ ब्राज़ील, विश्व का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी। देख ब्राज़ील है ना जो, उसमें विश्व की सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन उत्पादित करता है, ब्राज़ील। लेकिन अगर बोलेगा विश्व की सबसे ज़्यादा चाय, तो वो भारत, ठीक है। विश्व की सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ये उत्पादित करता है ब्राज़ील। कॉफ़ी को ही कहवा बोलते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद सीधा एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे, एंडीज पर्वतमाला विश्व की, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट है ना, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। वैसे इस एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, ठीक है, ये याद रखना। देश है ना चिली देश, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा तांबा भी यहाँ पर ही होता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ होता है, चिली के अंदर होता है। चिली देश है ना जो अभी दिखाया था मैंने, चिली अर्जेंटीना की सीमा, वही चिली वाला देश, उसकी सबसे ज़्यादा वो होता है। इसके बाद कुछ भी नहीं है। देख, विश्व का कहवा पात्र ब्राज़ील को कहते हैं। कहवा यानी कॉफ़ी, कॉफ़ी का पात्र किसको कहते हैं, ब्राज़ील को। क्यों, क्योंकि यहाँ की सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पन्न होती है इसके लिए। और विश्व का कहवा की मंडी साओ पोलो, ब्राज़ील का एक शहर है साओ पोलो, उसको कहवा की मंडी बोलते हैं। वहाँ पे बहुत सारा कॉफ़ी बिकती है। और जो कहवा का निर्यात दक्षिण अमेरिका, कहवा का जो कॉफ़ी का निर्यात करता है ना, वो सेंटोस पतन है। सेंटोस मतलब सेंटोस बंदरगाह है, ठीक है। विश्व का सबसे मांस निर्यातक देश कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा मांस बेचता है वो है अर्जेंटीना, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट हो गए। इसके बाद ब्राज़ील का जो सांटोस बंदरगाह है वो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्राज़ील यहीं से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी बेचता है। लेकिन पूरा दक्षिण अमेरिका की बात करें, पूरा दक्षिण अमेरिका कहाँ से बेचता है, तो पूरा दक्षिण अमेरिका बेचता है सेंटोस से, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये ख़त्म हो गया तेरा, क्या बोलते हैं,
बोलाविया क्या है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश का मतलब क्या होता है? स्थलरुद्ध देश का मतलब होता है ना ऐसा देश जो चारों तरफ से किसी दूसरे देशों से घिरा हो, उसके पास समुद्री सीमा ना हो। देख, इसके इधर ब्राज़ील है, इसके इधर पेरू है, इसके यहाँ पे चिली है, इसके यहाँ पे ये है अर्जेंटीना। तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं बोलाविया। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे स्थलरुद्ध देश। लेकिन पूरे ऑल ओवर एशिया की बात करेगी ना तो सबसे ज़्यादा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो ये आएगा तेरा उज्बेकिस्तान, कहीं यहाँ पे है उधर। उसको बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा डबल वो देश, ठीक है, वो स्थलरुद्ध देश उज्बेकिस्तान। ये रहा, ये उज्बेकिस्तान है, इसकी सीमा देख, ये चारों तरफ से देशों देशों से भरा है। ये डबल देशों से, देख इसके यहाँ भी देश है, नीचे भी देश है, यहाँ भी देश है, उधर भी देश है, यहाँ भी देश है, इधर भी देश है। तो ये चारों तरफ से डबल डबल से करा है, तो इसको बोलते हैं डबल स्थलरुद्ध। और वैसे स्थलरुद्ध सब बहुत सारे देश हैं, लेकिन डबल स्थलरुद्ध एकमात्र यही है जो डबल डबल देशों से दबा हुआ है। क्या नाम है इसका? उज्बेकिस्तान। इधर काम मर गया मैं जो, ये रहा उज्बेकिस्तान, ठीक है। अब मैं तुझे शुरू करता हूँ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। द्वीपीय महाद्वीप बताया था तुझे, जो चारों तरफ से पानी हो जिसके यहाँ, उसको बोलते हैं द्वीप। जिसके तीन तरफ पानी हो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, इसके चारों तरफ पानी ही पानी, ठीक है। और ये है न्यूजीलैंड, है ना, ये इसी महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन ये थोड़ा इधर है ना। ये क्या है? ये भी न्यूजीलैंड है और ये भी द्वीप ही है, क्योंकि देख ये भी पूरे इसके चारों तरफ भी पानी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी ऐसा है जिसके चारों तरफ पानी, तो ये भी द्वीपीय महाद्वीप है, द्वीपीय महाद्वीप। अब देख ये क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबेल तस्मान ने की थी, ठीक है, ओबेल तस्मान ने। तो इसको क्या बोलते हैं? उसकी खोज किसने की थी? ओबेल तस्मान ने। तो देख ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड, इन दोनों की खोज की थी ओबेल तस्मान ने। तो यहाँ पे क्या है, इस सागर का नाम, जो इन दोनों के बीच में सागर है, इसका नाम रख दिया तस्मान सागर, ठीक है। इसका नाम क्या रख दिया? तस्मान सागर करके रख दिया, ओके। क्वेश्चन आता है कि न्यूजीलैंड और ये तस्मान सागर कहाँ पे है, तो बताना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, या ऑस्ट्रेलिया में, या न्यूजीलैंड के पास है, ऐसा करके बोलना पड़ता है। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें। इसके बाद सीधे देख, ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पर्वत श्रृंखला क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। जैसे दक्षिण अमेरिका क्या थी? एंडीज थी ना, वैसे ही इसकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। और इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कोयुस्को। जैसे हिमालय का माउंट एवरेस्ट है, वैसे ही इसका कोयुस्को है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सोने की दो मुख्य खान है, कालगुर्गी और कूलागाड़ी। पूछ लेता कालगुर्गी कूलागाड़ी कहाँ है, तो बता देना ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फिर ऑस्ट्रेलिया का विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन प्रमुख उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक देश है मेरिनो, जो ऊन का प्रमुख, वहाँ सबसे ज़्यादा ऊन होता है। मेरिनो एक भेड़ का भी नाम है, ठीक है। मेरिनो भेड़ है, मेरिनो से ही ऊन निकलती है, और मेरिनो वहाँ का एक देश भी है। फिर इसके बाद है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे नंबर, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। मर्रे डार्लिंग कहाँ की नदी है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया की। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी है। पूछता मर्रे डार्लिंग कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बॉक्साइड, सबसे ज़्यादा जो है ना बॉक्साइड, ये सबसे ज़्यादा होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑक्साइड बॉक्साइड के अंदर। इसके बाद कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी साथ में एक प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ठीक है। देख ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में क्या है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है बताता हूँ। ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है बताता हूँ। यहाँ पर कहीं ग्रेट बैरियर रीफ है। ये ग्रेट बैरियर रीफ ये होती है ना, जैसे समुंदर ने पानी ने मारा कचरा लाके, वो सब लाके, जैसे समुंदर के अंदर से कचरा आया, कुछ आया, तो वहाँ पे एक कचरे उचरे की दीवार की ढेर जैसी लग गई है, उसी को बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अब एक चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे ज़्यादा सीसा और बॉक्साइट दोनों उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सबसे ज़्यादा सीसा और बॉक्साइट यहीं होता है। इसके बाद कुछ भी नहीं है। इस महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं गिब्सन और विक्टोरिया। अब सुन एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ कहीं पे ना ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का भाग ना, ये वाला मरुस्थलों से बचा हुआ है। गिब्सन और एक और कौन सा बताया, वो जो भी है पढ़ लेना, गिब्सन। और वो बाकी जो मेन ऑस्ट्रेलिया के शहर है ना, वो सारे इससे इस तरफ बसे हुए हैं। बाकी इधर सारा पूरा मरुस्थल है, और सारे जो मेन देश है ना वो इधर है। बाकी एक ही न्यूजीलैंड अलग है, ओके। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया नाम का देश भी है, जिसकी राजधानी कैनबरा है, ओके। बड़ी बात ये देख, ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, ठीक है। लैंड ऑफ कंगारू यहाँ पे एक पक्षी वो पाया जाता है, जानवर, उसको कंगारू बोलते हैं। इसलिए प्यासी भूमि का देश, क्योंकि यहाँ पे आधे से ज़्यादा तो मरुस्थल है, इसलिए यहाँ पानी की कमी है, इसलिए इसको यहाँ क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया के जहाँ न्यूजीलैंड है ना, न्यूजीलैंड को बोलते हैं दक्षिण का ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन की जैसी सभ्यता है ना, सेम वैसी सभ्यता इसकी है न्यूजीलैंड की, वैसे ही उन लोगों के जैसा ही खान पान ये वो सब। तो इसको बोलते हैं दक्षिण में है, तो इसको ऐसे कहने के लिए कह देते हैं दक्षिण का ब्रिटेन।
न्यूजीलैंड में एक एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाया जाता है, वैसे न्यूजीलैंड में एक एमू पक्षी पाया जाता है जो भागता है, उड़ नहीं सकता, फिर भी पक्षी है, भाग सकता है बस, है ना। और इसमें कुछ भी नहीं है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्र पक्षी है, ये ध्यान रखना। कीवी, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्रिकेट की टीम खेलने आती है ना, तो उनको बोलते हैं कंगारू, यहाँ पे ऐसे चिढ़ाने के लिए उनको कंगारू कंगारू बोलते हैं। और जब न्यूजीलैंड की टीम आती है तो उनको कीवी कीवी बोलते हैं, क्योंकि कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्र पक्षी है, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए विभिन्न महाद्वीपों के बारे में दे रखा है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। अफ्रीका में सबसे बड़ा देश कौन सा अफ्रीका का? क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया, सबसे छोटा देश माउंटो, और इसकी ये याद रख लेना पर्वतमाला कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, सबसे ऊंची पर्वतमाला, सबसे ऊंची चोटी है जो, वो है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की। और इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी? नील। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इधर इधर ये दोनों छोड़ देना, ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, ये तीनों छोड़ देना, बाकी सब याद कर लेना। अंटार्कटिका में तुझे बताया ना, कोई लोग रहते ही नहीं, तो वहाँ देश होगा ही नहीं, ना बड़ा ना छोटा, लेकिन वहाँ पर्वत तो हैं, पर्वत है तो इसलिए वहाँ चोटी भी होगी, विंसन मासिफ है। और वहाँ की नदी कौन सी है? ओनेक्स नदी भी रहती है। पर्वत चोटी है तो पक्का कोई बर्फ़ है, तो बर्फ़ से पिघल के नदी तो निकलेगी निकलेगी। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, क्षेत्रफल के। मालदीव सबसे छोटा, मालदीव तुझे दिखा देता हूँ, देख ये इंडिया है, इंडिया के नीचे श्रीलंका, और श्रीलंका से थोड़ा सा इधर मालदीव है। यहाँ इंडियन लोग ना, बहुत सारे लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, क्योंकि ये पूरा ये समुंदर से घिरा हुआ है, और यहाँ पे अच्छे अच्छे बीच हैं। इंडिया में ऐसे बीच नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सुंदर सुंदर बीच हैं, इसलिए यहाँ पे मालदीव क्या है? सबसे छोटा देश इंडिया का। और इंडिया की ये क्या बोलते हैं, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताया ना तुझे, माउंट एवरेस्ट। हिमालय है तो माउंट एवरेस्ट होगा ही होगा। और यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगसी, ये है इधर की, क्या बोलते हैं, उधर चीन के अंदर है यांगसी नदी, ठीक है। और ये है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, मैंने तेरे को बताया ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया नामक देश भी है। और फिर सबसे छोटा देश नेहरू, ये याद मत रखियो, लेकिन ये जरूर याद रखना। और इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोयोस्कू। अभी थोड़ी देर पहले बताया तेरे को, ऑस्ट्रेलिया की नदी कौन सी? मर्रे डार्लिंग, ऑस्ट्रेलिया की नदी सबसे मुख्य। यूरोप, ये लिस्ट याद कर लेना पूरी। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस वैसे भी विश्व का भी सबसे बड़ा, और यूरोप का तो फिर होगा ही होगा। सबसे छोटी देश वेटिंगन सिटी। और इसका सबसे ऊंचा चढ़ाव माउंट एल्ब्रुस, और सबसे मुख्य नदी वोल्गा। इसके बाद उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा विश्व का दूसरे सबसे बड़ा देश है, ये भी ध्यान रखना। और सेंट पीरे यहाँ का सबसे छोटा देश। माउंट मैकिनले यहाँ की सबसे ऊंची चोटी। और मिसिसिपी मिसौरी नाम है इसका पूरा, मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है। और ये दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंचा बड़ा देश ब्राज़ील, बताया तेरे को। सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप। ओजस डेल सलाडो, जो जहाँ पे ज्वालामुखी भी है, यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी। और यहाँ पे अमेजन यहाँ की मुख्य नदी है, तेरे को बता ही दिया था। अब यहाँ से जलमंडल शुरू हो गया। जलमंडल का तेरे को पहले बताया था, संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग पर जल है, मतलब 3/4 भाग पर जल है, और बाकी भाग पर क्या है? वो है ज़मीन है। तो लगभग 71%, उस दिन भी बताया था, 71% भाग पर जल है, और 29% भाग पर क्या है? लैंड है, ठीक है। अब यहाँ दे रखा है 3/4। तो देख, जब पूरा 100 माने थे, 100 मान लिया, पूरा विश्व 100 है, तो 100 का 3/4 कितना होगा? 75। ये आएगा, यहाँ से काट पीट के जब निकालेगी तो 75। तो इसने अब भाग में तो 3/4 लिख दिया, क्योंकि 71 का तो कोई भाग बनेगा नहीं, इसलिए इसने मोटा मोटा 3/4 लिख दिया। तो याद रखना 3/4 पर जल है, और 1/4 पर पृथ्वी है, मतलब ज़मीन है। वैसे अगर परसेंट में पूछेगा तो 71% भाग पर, और 29% भाग, समझ गई। बाकी ये छोड़ दे यहाँ से। कुछ महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण क्या हैं? तापमान और लवणता। उसमें देख, जो महासागर होते हैं ना, उनका तापमान हमेशा एक जैसा बना रहता है पानी का, ठीक है। और लवणता तो तेरे को पता ही है, अगर महासमुंदर है तो खारा समुद्र का पानी खारा ही होता है, इसलिए उसमें लवणता भी गुण होना चाहिए। अब देख कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। जलमंडल वह जल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, महासागर कहलाता है। देख मैप में देखेगी तो कोई तेरे को जल की सीमा दिख रही है? नहीं दिख रही ना। जितने भी देश हैं उनके बीच बीच में देख, सब तेरे को वही दिख रहे होंगे, क्या बोलते हैं, सारे के सारे पानी पानी दिख रहा हो, नीला नीला, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन फिर क्या किया गया है, देख क्या कह रहा है, भूगोलवादियों ने ना इसको पढ़ने के हिसाब से वो कर दिया, मतलब 4 भागों में बांट दिया, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। मैं तेरे को लोकेशन दिखाता हूँ। देख यहाँ पे प्रशांत महासागर है पूरा, और जब इस मैप तो ये चौकोर है, अगर इस मैप को यूँ पलटा देंगे ना, मतलब गोल करेंगे, तो ये हिस्सा जाके यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ पर भी प्रशांत महासागर हो गया ना ऑटोमेटिक, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है। यहाँ प्रशांत महासागर है, ये दोनों एरिया प्रशांत महासागर, नीचे भी प्रशांत महासागर, ये वाला एरिया प्रशांत महासागर। अब ये जो अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका के जो आसपास ये एरिया है ना, ये हो गया तेरा कौन सा? अंटार्कटिका महासागर। ये हो गया तेरा, ये पूरा एरिया हो गया ये अटलांटिक महासागर। अब ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के ये ऊपर हो गया, तो ये हो गया उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक महासागर। ये हो गया साउथ अटलांटिक महासागर। है पूरा अटलांटिक ही, लेकिन 2 भागों में बांट दिया, नॉर्थ और साउथ, लेकिन वैसे 4 ही अटलांटिक। और ये इंडियन ओशन, क्योंकि ये इंडिया के नीचे है, तो ये पूरा बाहर इंडियन ओशन हो गया।
हिंद महासागर, ठीक है। इसी में शुंडा गर्त है, और यहाँ पे कहीं यहाँ पे है ये भी प्रशांत महासागर है। यहाँ पर है मारियाना ट्रेंच, ठीक है। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद। अब एक बचा आर्कटिक महासागर। ये जो पूरा एरिया है ना ऊपर ऊपर का, ये देख, ये आर्कटिक है, ये आर्कटिक महासागर है ऊपर के ऊपर। आर्कटिक महासागर इधर है, ठीक है। 4 महासागर। हाँ, ये तेरे को बता दिए थे सारे महासागर वगैरह। अब ये देख, खाड़ी, समुद्र स्थल का विभाग, खाड़ी, ये सब भी छोड़ दे। टापू वो पूछता नहीं। भारत में कौन सी है? बंगाल की खाड़ी और बे ऑफ बंगाल दोनों बोलते हैं उसको, ठीक है। ये सब से मतलब नहीं तुझे। बाकी ये रखना, सामान्य सागरी जल का तापमान कितना होता है? 5 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। फिर तो आजा सीधा, ये तुझे कल मैंने बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना, ये सुंडा मैंने बता दिया तुझे हिंद महासागर में, मारियाना मैंने तुझे दिया प्रशांत महासागर में, लेकिन बताया नहीं तुझे एक अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक महासागर में क्या है? चैलेंजर कटक या चैलेंजर गर्त, जिसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, चैलेंजर कटक भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद फिर कुछ नहीं है। बाकी देख, समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई। सम मतलब क्या होता है? समान। लवण यानी नमक, नमक का मतलब वही खारापन हो गया एक तरह से। तो वो लेकर जो रेखा खींची गई उसको समलवण रेखा। तुर्की की वान झील है ना, जो उसकी लवणता सबसे अधिक है, मतलब जो वान झील है उसको अगर उसका पानी पियेंगे ना, तो वैसे समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, ये तो पता है, लेकिन जो इसकी वान झील है ना, इसका पानी उन नमकीन पानियों में सबसे ज़्यादा नमकीन है। ये समझ लो, जैसे सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ गुड़, जैसे चीनी से ज़्यादा गुड़ मीठा होता है ना, वैसे ही वो नमक के माध्यम से ये सबसे ज़्यादा, इसकी लवणता सबसे ज़्यादा, मतलब इसका पानी सबसे ज़्यादा नमकीन है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद ये ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के, ये तेरे को मैंने बता ही दिया था ऑस्ट्रेलिया पढ़ते टाइम। देख, परवाल भित्ति है, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी परवाल भित्ति क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। परवाल यानी जो कचरा, या फिर वो परवाल वो समझती हो शंख वंख टाइप के से आते हैं ना, छोटे छोटे, वो जो नदियों के किनारे मिलते हैं या फिर समुद्र के किनारे, तो वही समुद्र से यूँ यूँ पानी के साथ बह के आए और एक जगह इकट्ठे 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 हो गए, तो आज इतना बड़ा बन गया, वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया। उसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, या फिर संसार की सबसे बड़ी परवाल भित्ति। परवाल यानी वो सबसे बना, और भित्ति यानी दीवार, जो उनसे दीवार, भित्ति का मतलब दीवार होता है, दीवार बनी, वही परवाल भित्ति, ठीक है। अब प्रशांत महासागर बता देता हूँ तेरे को। प्रशांत महासागर क्या है? देख, विश्व के से जितना पानी है ना धरती पर, उसके क्षेत्र उसका 1/3 ढकता है, मतलब 3 भाग में पानी बटा है ना, तो 3 में से 1 भाग प्रशांत महासागर ढकता है। अब उधर देखिए कि देख, तो 1 भाग उधर है, फिर इधर नीचे है, फिर 1 भाग इधर है, तो तीनों भाग ढक दिए, ठीक है। उसके अलावा इसके कुछ भी नहीं। इसकी आकृति याद रखना, त्रिभुजाकार है। पूछता है प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, ठीक है। इसके बाद इसका क्षेत्रफल याद रखना, 16,57,2340 याद रख लेना, इतना है करके ना। और सेम इसका आधा करेगी ना जब, तो 8 लाख हो जाएगा। 8 लाख किसका है? वो अटलांटिक महासागर का है। बाकी इसमें कुछ है नहीं। इसके शीर्ष पर बेरिंग जल मडरू है, मतलब ऊपर, इसके शीर्ष पर यहाँ कहीं पर ना, यहाँ पर बेरिंग जल मडरू है, ठीक है। जल मडरू मतलब 2 चीज़ों को कनेक्ट करने वाला, 2 चीज़ों के बीच में रास्ता बनाने वाला, वो चीज़ को बोलते हैं जल मडरू। जैसे पाक जल मडरू है ना, या मक्कार जल मडरू है। पाक जल संधि है ना, वैसे ही भारत श्रीलंका के बीच में पाक है ना, जैसे ही, तो वैसे ही बेरिंग भी है, वो 2 देशों के बीच में वो भी जगह बनाता है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। फिर तू ये सब छोड़ दे, फिर सीधा आ जा अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में मैंने तेरे को पहले बताया, जैसे ही तू प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल आधा करेगी तो कितना हो जाएगा? 8 लाख। वो इसका है। और इसकी आकृति अंग्रेजी के एस के आकार से मिलती है, याद रखना, ये बहुत पूछता है। इसकी एस के आकार की आकृति वाला कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर। अब बता देता हूँ तुझे एस की आकृति। देख, ये है अटलांटिक महासागर। अब देख, इसको देखिए, जब यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे आया यूँ, अब यूँ चला गया, और फिर यूँ हो गया, तो ये क्या एस की आकृति ले रहा है ना पूरी यूँ। तो इसको, इसकी आकृति कैसी है? एस के आकार की, प्रशांत महासागर की त्रिभुजाकार की, और इसकी एस के आकार की। इसके अलावा फिर कुछ भी नहीं है। सब छोड़ के आ जा सीधा। इसकी सबसे विशेष जो वो है ना, सीधा पूछता मध्य अटलांटिक कटक। पर अगर अटलांटिक महासागर की तेरे को विशेषता पूछेगा तो बोलना मध्य अटलांटिक कटक। देख, नाम से ही पता चल रहा है, अगर पूछ लेगा मध्य अटलांटिक कटक कहाँ है, अटलांटिक महासागर में, नाम यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, तो ये इसमें बताने की दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, एक आता बरमूडा प्रवाल द्वीप, या फिर एक बरमूडा ट्रायंगल आता है, एक बरमूडा ट्रायंगल, कभी यूट्यूब में देखना है ना। तो एक बरमूडा ट्रायंगल क्या है ना, यहाँ पर कहीं पर एक जगह है, कोई बरमूडा ट्रायंगल है ना, तो उसमें पता है क्या होता है, वहाँ पर से अगर जैसे कोई फ़्लाइट जा रही है या फिर कोई पानी का जहाज़ जा रहा है ना, तो वहाँ पे पता नहीं कौन सी शक्तियाँ हैं, कोई कहता है भूत है, कोई कहता है ऐसी शक्तियाँ हैं, ये है वो है, तो वहाँ पर जो भी जाता है ना वो गायब हो जाता है।
तो वहाँ पे एक है बरमुंडा ट्रायंगल बोलते हैं उस जगह को, ऐसे यूँ त्रिभुज टाइप का बना हुआ है। त्रिभुज टाइप का बना नहीं हुआ, मतलब त्रिभुज टाइप की समुद्र में एक आकृति सी बनी हुई है कुछ पानी की ना, तो उसको बोलते हैं बरमुंडा ट्रायंगल। वहाँ पे जो भी चीज़ जाती है ना वो गायब हो जाती है, और कहाँ जाती है उसके बाद किसी को नहीं पता चलता, तो उसको बोलते हैं बरमुंडा ट्रायंगल। उसके बाद इसकी मैं देख, ये मैंने तेरे को बताई दिया चैलेंजर घटक कहाँ है, ये यहीं पे है, ठीक है। हो गया। और फिर हाँ, ये लफ्ज़ याद रखना। अभी तेरे से पूछेगा व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे भयंकर महासागर, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस महासागर में रहता है, तो अटलांटिक। क्यों रहता है बताता हूँ। देख, प्रशांत महासागर तो यहाँ पर भी है, यहाँ इसके इधर तो कोई देश है नहीं, ऊपर भी है, यहाँ पर भी कोई ख़ास देश है नहीं, नीचे भी है, नीचे भी कोई ख़ास है, अंटार्कटिका, यहाँ तो कोई जाता नहीं व्यापार करने। अब देख यहाँ पर भी, यहाँ पे हिंद महासागर है, इसके आजू बाजू इतने से देश हैं, ठीक है, यहाँ 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 तक ये देश है। प्रशांत महासागर यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर भी कोई खास देश। अब मेन देश कहाँ देखिए रे, अफ्रीका के सारे देश, अफ्रीका के लगभग सारे देश अटलांटिक के पास है। दक्षिण अमेरिका के सारे देश अटलांटिक के पास है। साउथ उत्तरी अमेरिका के सारे देश अटलांटिक के पास है। यूरोप के सारे देश अटलांटिक के पास है। इसलिए ये, अब यहाँ जितने ज़्यादा देश होंगे वहीं ज़्यादा व्यापार होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर बोलते हैं इसको, मतलब व्यापारिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर। उसके बाद हिंद महासागर आ जाता है। हिंद महासागर में भी कुछ भी खास है नहीं, ये यहाँ पे एशिया के दक्षिण में है, क्योंकि एशिया के दक्षिण में ही इंडिया है, तो इंडिया में ये है, इंडिया के नीचे। और हाँ, इसमें देखिए याद रखना मेडागास्कर, कभी पूछता मेडागास्कर द्वीप कहाँ पे है। एशिया महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर, ये ध्यान रखना। इसका सॉरी हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप होते हैं ना, जैसे महासागर में अंडमान निकोबार भी है, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन मेडागास्कर क्या है, बहुत बड़ा द्वीप है, ठीक है, ये याद रखना। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर। और इसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें। डियागो गर्सिया, ये भी पूछता है डियागो गर्सिया द्वीप कहाँ है, ये भी हिंद महासागर में, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, मेडागास्कर। डियागो गर्सिया भी याद रखना। बाकी आर्कटिक महासागर तो कुछ है नहीं। आर्कटिक महासागर कहाँ है, ध्रुवों पर है, उत्तरी ध्रुव पर है, ठीक है। इसमें कुछ खास होता नहीं, क्योंकि यहाँ ना नाव चलती है ना कुछ होता है। महासागरों में सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। बाकी तुझे फिर ये मैंने गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा बताई थी, और ये उच्च अक्षांश, और एक आता है कैरिलियोसिस बल। तो कैरिलियोसिस बल आता है कि कैरिलियोसिस बल क्या होता है, इसी को बोलते हैं फेरेले का नियम, फेरेल का नियम, फेरेल का नियम है ना, आगे आएगा बता दूंगा। तो कैरिलियोसिस बल क्या होता है ना, जैसे ये दोनों है ना, उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। जो यहाँ पे हवाएं चलती है ना, जैसे कोई हवा यूँ चल रही है ना, तो जब उसमें कैरिलियोसिस बल लगेगा ना तो इधर की तरफ भाग जाएगी। अगर कोई हवा यहाँ पे यूँ चल रही है तो कैरिलियोसिस बल लगेगा तो वो यूँ भाग जाएगी। बस इसमें इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। पूछता है कैरिलियोसिस बल क्या होता है, तो सीधा बता देना, जब जलधाराएँ उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएँ अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएँ अपनी बाईं ओर प्रवाहित हो जाती है, बस यही होता है और कुछ भी नहीं होता। इतना ही क्वेश्चन आता है इससे। बाकी ये देख, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, ये जो नाम लगा रखे हैं ना, और ये एल नीनो गर्म जलधारा है, ला लीना ठंडी जलधारा है। जितने जितों पे नाम लगा रखे हैं ना, इतने ये निशान लगा रखे हैं, थोड़ा याद कर लेना। हिंद महासागर की जलगुल, मोजाम्बिक की और अगुलहास की जलधारा, ठीक है। अब एक होता है सारगेसो सागर। ये सारगेसो सागर क्या होता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर पाया जाता है, ये बस इतना याद रखना। सारगेसो सागर कहाँ पाया जाता है पूछेगा, अटलांटिक महासागर में। और वो अटलांटिक महासागर में भी कहाँ, अटलांटिक महासागर में कहीं इधर, ये नॉर्थ अटलांटिक है ना, इसके आसपास कहीं सारगेसो सागर पाया जाता है, यहाँ पर इस एरिया में। ये पढ़ने पा जा। तो देख, न्यू फाकलैंड के समीप है ना, गल्फ स्ट्रीम एक जगह है न्यू फाकलैंड, उधर उत्तरी अमेरिका की साइड में ना, वहाँ पर एक जगह है न्यू फाकलैंड। इसमें क्या है ना, यहाँ पर समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान है। पूछ लेगा न्यू फाकलैंड क्या है, समुद्री मछली पकड़ने का। ग्रेट बैंक बोलते हैं इसे। ग्रेट बैंक क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ होती है, बहुत ज़्यादा मछली। उन मछलियों का एक बैंक जैसा, जैसे बैंक में पैसे होते हैं वैसे वहाँ पे मछलियों भी बहुत सारी होती हैं, तो उनको बेच के लोग पैसा बहुत कमाते हैं। अब यहाँ मछली क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे एक गर्म जलधारा मिलती है आके, और एक ठंडी जलधारा मिलती है। अब जहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलेगी वहाँ मस्त मौसम हो जाता है, क्योंकि मछली ना तो ज़्यादा ठंडे पानी में रह पाती ना ज़्यादा गर्म में, तो यहाँ पे बढ़िया मिल जाता है उनको, गर्म भी ठंडा भी, तो बढ़िया हो जाता है, तो उनके लिए वहाँ मछली ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और ला लीना एक शीतल जलधारा है, एल नीनो एक गर्म जलधारा है, ये तेरे को पीछे वाले पेज में मैंने बता दी। अब ये ज्वार भाटा है। ज्वार भाटा क्या होता है ना, देख, समुद्र की लहर लहर आती है ना जैसे, तो पहले लहर यूँ ऊपर उठती है, ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद यूँ नीचे गिर जाती है माला में, तो जो ऊपर उठती है इसको बोलते हैं ज्वार, है ना। और ये नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद तुमने देखा होगा ना पिक्चरों में या कहीं पे, यूँ समुद्र का पानी आगे जाके फिर यूँ पीछे आ जाता है वापस, तो जब ये आगे जाके यूँ पीछे आता है ना, तो इसको बोलते हैं पाटा, ठीक है।
अब ये ज्वार भाटा का कुछ भी नहीं है। ज्वार भाटा क्यों आता है ये बोलते हैं, 3 कारणों से आता है। एक तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षीय बल, एक चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षीय बल और एक पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ये तीनों के कारण क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। अब ये तीनों क्या होता है ना, ये तीनों जब मतलब जब ये चंद्रमा की शक्ति है ना ज़्यादा, चंद्रमा की शक्ति से ज़्यादा आता है, सूर्य की शक्ति से उतना नहीं आता, लेकिन चंद्रमा की शक्ति से बहुत ज़्यादा ज्वार भाटा आता है, ठीक है। क्योंकि और रात को ज़्यादा आता है ज्वार भाटा, क्यों, क्योंकि चंद्रमा रात को ही ज़्यादा चमकता है, मालूम है तुझे। तो सूर्य की शक्ति उतनी आता है इन तीनों से, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा चंद्रमा रात को चमकता है, रात में ज़्यादा आता है। अब अमावस्या और पूर्णिमा की रात के दिन क्या होता है, ये चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में रहते हैं, तो उस दिन क्या है, उच्च ज्वार आते हैं, सबसे ज़्यादा लहरें उसी दिन उठती हैं, ठीक है। ये पूछ लेता है ज्वार सबसे ज़्यादा कब आते हैं, जब ये तीनों एक सीध में होते हैं। या अमावस्या या पूर्णिमा के दिन बोल देगा कब आएंगे, तो अमावस्या पूर्णिमा दे देगा, या फिर ये तीनों एक सीध में, ऐसा कोई ऑप्शन दे देगा, समझ जाना। और प्रत्येक स्थान पर पृथ्वी में 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। बस एक ये लाइन याद रख लेना, है ना। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है और भी याद रखने लायक। फिर इसके बाद यहाँ सीधा आ जा। फिर हाँ, अब देख ये यहाँ का पढ़ा रहा हूँ तुझे, है ना। वायुमंडल, हम यहाँ लोग यहाँ रहते हैं, तो ये सारा एरिया क्या हो गया, ये हो गया वायुमंडल, क्योंकि यहाँ वायु ही है और कुछ तो है नहीं। तो इनमें सबसे ज़्यादा क्या पाती है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। फर्स्ट ध्यान रखना, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% पे पाई जाती है, ध्यान रखना 78% पे एरिया पे नाइट्रोजन पूछता है कई बार। ऑक्सीजन पाई जाती है 20% पे बस, ठीक है। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 20, उसके बाद ऑर्गन और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम ही पाई जाती है, ऑर्गन भी बहुत कम। ये चारों तक याद रख लेना, 4 सीरीज में कौन ज़्यादा कौन कम, ठीक है। और पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन। और उसके बाद भी 2-3 बताए थे, वो देख लेना क्या बताया था, वीडियो में भेज रखा है, वैसे भी समझाया था। उसके बाद है ओजोन। ओजोन बहुत ऊंचाई पे मिलती है, वायुमंडल है लेकिन वायुमंडल में बहुत ओजोन। अभी बताता हूँ ये सब कहाँ मिलेंगे। अब इसमें एक चीज़ याद रखना है बस, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस कौन सी, CO2 और जलवाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ताप को बनाए रखने के लिए, नहीं अगर ये दोनों नहीं रहेंगे ना तो पृथ्वी का ताप ना इतना बढ़ जाएगा ना, सब लोग गल जाएंगे उसी के अंदर। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, धूल कणों के कारण या फिर अपवर्तन के कारण, ये भी ध्यान रखना, दोनों पूछता है। धूल कण के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला। वैसे आकाश का रंग काला होता है, लेकिन ये जो इतनी सारी गैसें और धूल कण ये सब होते हैं ना, इनकी वजह से हमें नीला दिखाई पड़ा रहा हूँ। देख वायुमंडल की संरचना है ना, जब जब जैसे हम यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं तो इसके ऊपर जाएगी ना थोड़ा सा, तो जब 8 किलोमीटर तक का एरिया ना उसको कहेंगे सौरमंडल। सौरमंडल से थोड़ा ऊपर जाएगी तो इसको कहेंगे सप्ताप मंडल। सप्ताप मंडल से ऊपर जाएगी तो मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिमंडल। इसको कहते हैं, किताब में लिखा है ध्यान रखना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, कभी इंग्लिश में पूछ लेता है, मीनस्फेयर, मध्य मंडल है ना, मीसोस्फेयर बोलते हैं इसको आयन मंडल को आयोनोस्फेयर, इसको भामंडल को एग्जिस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी तेरे को विशेषता बता देता हूँ सबकी, ठीक है। अब देख क्या है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये देख, ये है ना, ये सौरमंडल, ये कहाँ आएगा, पृथ्वी के 8 किलोमीटर के, मतलब जहाँ हम रह रहे हैं ना उससे ऊपर 8 किलोमीटर तक ये रहेगा। तो अब देख क्या होता है, आंधी जो चलेगी, आंधी वो कहाँ चलेगी, यहीं चलेगी, इसी मंडल के नीचे नीचे या इसी मंडल तक चलेगी। आंधी, बादल, वर्षा, ये तीनों यहीं पे होती हैं। क्यों होती है बताता हूँ देख, हवा यहाँ, पेड़ पौधे तो सब यहीं पे है ना, जब ये चलेंगे तो उनकी हवा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगी, 8 किलोमीटर से तो नीचे ही रहेगी कम से कम। तो वो सौरमंडल पे, आंधी कहाँ चलेगी, सौरमंडल पे। बादल कहाँ है, बादल भी ज़्यादा ऊपर तो होता नहीं, 4-5 किलोमीटर ऊंचा तक रहता है बस बादल, इसलिए तो पहाड़ में कभी जाती होगी तो देखती होगी सब बादल हम साले ऊपर हो जाते हैं, बादल नीचे हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि बादल भी ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होते। और वर्षा, वर्षा कहाँ होगी, वो भी यहीं होगी, क्योंकि बादल जब यहाँ है तो वर्षा कहाँ होगी, नीचे ही होगी ना उससे भी। तो ये बस इतना ही पूछता है इसमें कि सौरमंडल में कौन सी घटना होती है, आंधी, बादल, वर्षा, ये सब घटनाएं कहाँ होती है, सौरमंडल में। और सौरमंडल में देख क्या होता है, देखिए आंधी बादल घटना इसी मंडल में होती है। इसमें ऊपर 165 ऊपर जाने पर ना 1 डिग्री की कम हो जाती है, मतलब तापमान कम हो जाता है। अब इसको इसको क्या क्या बोलते हैं, इसके 3 नाम है, इसको संवहन मंडल भी बोलते हैं, इसको अधोमंडल भी बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना। कई बार ये नाम नहीं देखे ये बोल देगा तेरे को नाम, तो परेशान मत होना। बाकी और इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद आ जाता है समताप मंडल, ये है समताप मंडल। समताप का मतलब क्या होता है, सम का मतलब समान और ताप का मतलब तापमान, तो जहाँ पे समान तापमान रहता है उसको क्या बोलते हैं, समताप मंडल। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो मूलाभ मेघ मेघ बनते हैं, विशेष प्रकार के मेघ होते हैं। वैसे तो बादल यहीं तक ही रहते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार के बादल होते हैं जो कहाँ बनते हैं, समताप मंडल पे, उनको बोलते हैं मूलाभ मेघ। इनमें वर्षा नहीं होती, खाली ये मेघ ही होते हैं, मूलाभ मेघ बोलते हैं इनको, मूलाभ मेघ, मेघ यानी बादल, ठीक है।
और इसमें एक दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पर क्या है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत क्या करती है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आ रही है ना, उनको रोकती है। ठीक है, नहीं अगर वो ओजोन परत टाइप की है, कैसे लेयर सी बनी हुई है, अगर वो लेयर नहीं रहेगी, वो परत नहीं रहेगी ना, तो सूर्य की किरणें इतनी तेज़ आएंगी ना, सारे के सारे लोग यहाँ काले पड़ जाएंगे। ठीक है, और एक इसमें सबसे बड़ा होता है कि इसलिए देख, हाँ, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस एक परत है, सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। ओजोन परत को क्या कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, ये याद रखना। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे एयर कंडीशनर से और रेफ्रिजरेटर से निकलती है। इसलिए बोल रहे हैं ना वो कि ओजोन परत में छेद हो जा रहा है, वो इसी कारण हो जा रहा है। और इसमें से सबसे मेन जो प्रश्न आता है ना, वो ये आता है कि हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे अच्छा कौन सा रहता है, या सबसे उपयुक्त कौन सा रहता है, तो याद रखना समताप मंडल। क्यों रहता है हवाई जहाज़ उड़ाने समताप मंडल, क्यों, क्योंकि यहाँ साल भर हमेशा यहाँ समान ताप बना रहता है। ना यहाँ बरसात होती है, ना यहाँ धूल चलती है, ना आंधी होती है, ना कुछ भी नहीं होता, एक जैसा तापमान चला रहता है। इसलिए हवाई जहाज आराम से उड़ लेता है। अगर यहाँ क्षोभ मंडल में उड़ेगा तो यहाँ बारिश आती है, कभी आंधी आती है, कभी तूफान आता है, तो उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने में परेशानी आएगी ना, इसलिए उसको समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। मध्य मंडल में कुछ भी खास नहीं है, यहाँ से ना कोई पर्सन आता है ना कुछ। आयन मंडल में क्या होते हैं ना, अल्फ़ा बीटा और ये किरणें पाई जाती है, लॉन्ग रेडियो वेव्स पाई जाती है, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा, ये किरणें पाई जाती है। इन्हीं से हमारा क्या है ना, वो चलता है, टेलीविज़न फलाना फलाना जो रहते हैं ना, इनके सिग्नल सब यहीं से आते हैं, आयन मंडल में से। ठीक है, बस इतना आयन मंडल से पूछता है। और इसके बाद भार मंडल है। भार मंडल मतलब सबसे ऊपर पृथ्वी, मतलब पूरी पृथ्वी के भी ऊपर। तो वहाँ पे क्या है, वो तो फिर वही ब्रह्मांड चालू हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रह्मांड में क्या रहता है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो बस वहाँ पे भी जब इस ब्रह्मांड में तो क्या है, सभी तारे वारे हैं, तो वहाँ है, उनमें हाइड्रोजन हीलियम है। तो ये आइनोस मंडल में भी वही सब है, हाइड्रोजन हीलियम वही सब है। बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, जितना तेरे को बताया ना उतने में से क्वेश्चन आता है। सूर्य ताप अब देख, इस पन्ने में तो कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। बाकी एक यहाँ से क्वेश्चन आता है बस कभी कभी, संवहन से। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, वायुमंडल गर्म किसकी वजह से होता है, वायुमंडल किसकी वजह से गर्म होता है, तो बोलना लिख देना संवहन की वजह से। बस यहाँ से एक ये क्वेश्चन लिख देना, और कुछ भी नहीं, इसमें भी कुछ भी नहीं है। रीडिंग मारना हो तो जो मार लेना, बाकी कोई ज़रूरी तो नहीं है वैसे। देख, पूरे दुनिया में कहीं भी जाएगी ना, तो सबसे वहाँ अधिकांश क्षेत्रों के ना जनवरी और जुलाई के महीनों में न्यूनतम सब। देख, इंडिया में भी होता है, जनवरी में न्यूनतम तापमान होता है, जुलाई में अधिकतम तापमान पाया जाता है। तापमान के विश्लेषण के कारण ही इन्हीं 2 महीनों को चुनाया जाता है। मतलब अगर कहीं पे तापमान का मेजरमेंट करना हो तो इन दोनों महीनों को लेकर ही किया जाता है पूरे विश्व में। तापांतर क्या होता है, दैनिक तापांतर, एक दिन के ताप में जितना अधिक अंतर आया एक दिन में, जैसे आज ताप 24 था, कल 25 हो गया, तो कितना अंतर आया, वो एक दिन। दैनिक तापांतर, दैनिक मतलब दिन का। वार्षिक तापांतर, एक साल पहले क्या तापांतर था, इस साल क्या तापांतर, जो अंतर आया वो। बाकी ये कुछ भी नहीं है। एक यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं, तो याद रख लेना बैरोमीटर से नापते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन आता है, और कुछ क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से ना। बाकी एक ये आ गई पृथ्वी, ये तुझे मैंने कल बता ही दिया था। ये विष्णुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है 23.5 पे। बाकी ये ऊपर क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं, ध्रुव, यहाँ भी ध्रुव। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है बस, जो पृथ्वी ये है ना विष्णुवत से ये 10 डिग्री का एरिया है ना, ये नीचे भी 10 और ऊपर भी 10, ये जो एरिया है ना, इनको बोलते हैं शांत कटिबंध या डोलड्रम। बस यहाँ से एक ही पर कभी कभी आ जा रहा है, डोलड्रम क्या है तो बता देना। विष्णुवत रेखा या भूमध्य रेखा के 10 ऊपर 10 नीचे तक, 10 डिग्री ऊपर नीचे तक जो भी एरिया आता है उसको डोलड्रम बोलते हैं। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, इनकी रीडिंग मान लेना तेरे को मानना हो तो। उसके बाद सीधा यहाँ आ जा, यहाँ तेरे को कैरिलोसिस बल मैंने बता ही दिया था। कैरिलोसिस बल को ही फेरेल का नियम कहते हैं, ये भी मैंने तुझे बता दिया था। ठीक है, हो गया। इसके बाद तो सीधे ये आ जा, पवने कुछ, जैसे हर जगह कुछ हवाएं चलती हैं ना, तो उनको स्थानीय नाम दे देते हैं। जैसे राजस्थान में गर्म हवा चलती है तो उसको क्या नाम दे देते हैं, लू दे देते हैं ना। वैसे ही हर जगह विश्व में भी तरह तरह की हवाएं चलती है तो उनको नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देख, इसमें कुछ पवने हैं, हर जगह जो हवाएं चलती हैं उनको कुछ नाम दे देते हैं। प्रचलित पवन, स्थानीय पवन। इसको देख, पछुआ पवन क्या है, दोनों गोलार्ध में 40 से 65 डिग्री के ऊपर नीचे जो एरिया है ना, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। तो इनको अन्य नाम क्या है इसका, गरजता चालीसा किसे कहते हैं, प्रचंड 50 किसे कहते हैं, चीकटा साटा किसे कहते हैं, तो याद आना पछुआ पवन को कहते हैं। व्यापारिक पवन को छोड़ दे। बाकी ये है विली वाओ कहाँ पाए, ये जो मैंने नाम ये लगा रखे ना, मिस्ट्रल, स्पेन, और इसमें ये पूछेगा ये मिस्ट्रल कहाँ की हवा है, स्पेन, और ये नाम दे देगा तो वहाँ लगा देना। फ्रिया जेम कहाँ की है, ब्राज़ील की है। बाकी ये पूछता है विली विली कहाँ की, विली विली तूफ़ान भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है और हवा भी ऑस्ट्रेलिया की है। कैप डॉक्टर कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका की। इसको छोड़ देना। इसके बाद ये फिर ये हवाएं पूछता है, चिनूक कहाँ की हवा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। अमेरिका में जो हवाएं चलती है उसको चिनूक बोलते हैं। फ़ोन कहाँ पे चलती है, स्विट्ज़रलैंड। यूरोप के अंदर फ़ोन हवाएं चलती है, स्विट्ज़रलैंड यूरोप में आता है।
हरमट्टन में एक पूछता है ये डॉक्टर हवा है, ये कहाँ चलती है? अफ्रीका के अंदर सहारा रेगिस्तान के वहाँ चलती है, इसको डॉक्टर हवा बोलते हैं। सिराको कहाँ चलती है? ये भी सहारा मरुस्थल में चलती है। इसके बाद देख ले नार्वेस्टर, ये पूछ लेता कभी कभी, नार्वेस्टर कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। बाकी ये और तो कुछ है नहीं इसमें। जेट प्रवाह क्या होता है? जेट प्रवाह मैं तेरे को बाद में बताऊंगा जब इंडिया का जीके पढ़ाऊंगा उस टाइम। बाकी यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है देखने लायक, यहाँ से यहाँ तक भी इसमें भी कुछ भी नहीं है देखने लायक। बाकी यहाँ देख चक्रवात, जैसे हिंद महासागर के आसपास जो तूफान आएगा उसको क्या बोलते हैं? चक्रवात बोलते हैं ना हम लोग, चक्रवात आ गया। लेकिन वही अटलांटिक महासागर के पास आता है तो उसको हरिकेन बोल देते हैं। ये प्रशांत महासागर में टाइफून बोल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वहाँ आता है तो विली विली। तो पूछ लेता ऑस्ट्रेलिया में आने वाले तूफान का नाम क्या होता है? विली विली। टाइफून कहाँ होता है? जापान और जो चीन में तूफान आता है उसको टाइफून बोलते हैं। अमेरिका के आसपास जो तूफान आता है उसको हरिकेन बोलते हैं। और यहाँ से कुछ भी नहीं आता। बाकी इस पढ़ने को छोड़ देना। बाकी इसमें भी कुछ भी नहीं है ऐसा पढ़ने लायक तेरे। ये पक्षाप बेदल, बाकी इनके नाम याद रखना। पक्षाप क्या है ये पूछ लेता कभी, पक्षाप क्या है? कपासी क्या है? स्त्री क्या है? बादल है। बस इतना पूछता है। पक्षाप क्या है? बादल है। ये क्या है? बादल है। ये क्या है? बादल है। इसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें। और बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। हाँ बस एक यहाँ से चक्र आता है, एक होता है चक्रवात, एक होता है प्रति चक्रवात। तो देख चक्रवात में क्या है? तूफान उफान ये सब आते हैं। और जो प्रति चक्रवात होता है ना इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें मौसम शांत रहता है। ठीक है। टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून बताया ना मैं तेरे को, ये तूफान आते हैं जो, इनका नाम ही है। टॉर्नेडो क्या है? तूफान है। हरिकेन क्या है? तूफान है। ये टॉर्नेडो हरिकेन ये आते हैं अमेरिका में, और टाइफून आता है इधर की तरफ। बाकी इसमें पता है क्वेश्चन क्या आता है? पूछेगा चक्रवात में क्या होता है? तो देख चक्रवात में क्या होता है, केंद्र में दाब की स्थापना होने पर बाहर की तरफ दाब बढ़ता है। जैसे ये जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ केंद्र में दाब क्या हो जाएगा? यहाँ कम दाब होएगा। तो कम दाब होगा तो यहाँ तो कोई चीज़ आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो दाब कम है। चीज़ कहाँ जाएगी? इससे बाहर की तरफ, यूँ बाहर की तरफ। तो ये हो गया चक्रवात। चक्रवात है अब जैसे कि समुद्र में कम दाब बना, ठीक है, समुद्र में दाब कम बनेगा तो वो कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ हवाएं जाएंगी। और बाहर क्या होता है? बाहर जब समुद्र के आसपास तो सारे देश रहते हैं, इधर इधर सब देश रहेंगे, तो ये हवाएं बाहर जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा? तूफान आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? चक्रवात। ठीक है। अब प्रति चक्रवात में क्या होता है? यहाँ बाहर के क्या, बाहर क्या है? बाहर निम्न दाब रहता है, यहाँ पे निम्न दाब रहता है। ठीक है। और यहाँ ज़्यादा दाब रहता है। तो हवाएं, अब जहाँ निम्न दाब है वहाँ हवाएं नहीं जाती, हवाएं जाती है जहाँ उच्च दाब रहता है। तो यहाँ उच्च दाब यहाँ है तो सारी हवाएं यहाँ आ जाएंगी। अब ये क्या है? समुंदर। अगर यहाँ कुछ हो भी रहा होगा तो यहाँ देशों में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ ऐसे बोलते हैं मौसम साफ रहता है। तो इसमें सब पर्सन ज़्यादा कुछ नहीं आता, सीधा आता है चक्रवात में दाब कहाँ होता है। चक्रवात में केंद्र में दाब की क्या दशा रहती है? ऑप्शन आएगा निम्न, उच्च, साधारण, ये वो। तो बस इतना बता देना कि निम्न चक्रवात में निम्न, केंद्र में दाब की दशा निम्न होती है, और प्रति चक्रवात में उच्च होती है। ठीक है। बाकी और इसमें कुछ है नहीं। ये देख हरिकेन, टाइफून ये तेरे को मैंने बताई दिए। इनकी गति दे रखी, देख हवाओं की, इतनी तेज़ चलते हैं, इतने तेज़ चलते हैं। ये देख ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य में मिसिसिपी के इलाकों में टॉर्नेडो का कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और उसमें जो भूकंप वो आते हैं ना, ये इनको टॉर्नेडो कहा जाता है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, ये सब मैं तेरे को कल पढ़ाऊँगा। ओके।